जी चलिए, अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 4. Central banks can control the money supply. An increase in the money supply will cause inflation. Therefore, central banks can control inflation. बज़ाहिर ये मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई ऑफ कोर्स, उसका क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 चैप्टर्स को टच कर रहा है. सो आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू जस्ट डाइजेस्ट इट. um, उसने बात इन्फ्लेशन की है, तो वी नीड टू स्टिक टू द क्वेश्चन. वो एक्स्ट्रा अगर कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं बाद में, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ेगी. अब मेरे बच्चों, तसल्ली से हम की टर्म्स ढूंढते हैं. हमारे पास मनी सप्लाई है, सेंट्रल बैंक भी कह सकते हो, और इन्फ्लेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इजी वन. व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज? सबको डायग्राम आते हैं डिमांड पुल कॉस्ट पुश के. डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट. इन्फ्लेशन को डिफाइन कर दो कोई बच्चा. आई नो यू ऑल नो इट, बट स्टिल. या, perfect. It's a persistent rise in the general price level over a period in a country and an economy. Central bank is, बता दें. हाँ, यहाँ पे वीकनेस है. चैप्टर नंबर 2 रिवाइज नहीं है, मनी बैंकिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स. जी बताएं बताएं. क्या बैंक? समटाइम्स ऑटोनमस भी होता है, समटाइम्स ऑटोनमस भी होता है, लेकिन कोशिश करें. ओके, तो simply, central bank is the main bank of a country. It regulates या makes rules for other commercial banks to follow. It may be government owned in most countries. कुछ कंट्रीज में ये ऑटोनमस भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप बिल्कुल ऑटोनमस है. समझ आ गई मेरे बच्चों? अब हमने जब ये की टर्म्स कर दी, हमारे पास बच गई मनी सप्लाई. इसको मैंने एंड तक क्यों रखा? ये हमारी मेन की टर्म है. तो बच्चों, जितना कुछ पता है मनी सप्लाई के बारे में, मुझे जरा बताइएगा. दोबारा बोलें, शाबाश. काफी हद तक अच्छा है जी. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब जरा इसकी प्रॉपर 3 डायमेंशनल डेफिनेशन. मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द मनी अवेलेबल इन सर्कुलेशन in a country. It includes cash, mainly bank deposits, both with commercial banks and with central bank. ये आपकी मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हो गई. अब बच्चों, पहला क्वेश्चन उसने कहा में हिस्सा, सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई. ठीक है, मुझे बताएं, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है? हमने 5 तरीके पढ़े थे यूनिट 2 में, मनी बैंकिंग एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में. शाबाश, अच्छी तरह ओपन मार्केट ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर दो. एक एक करके, एक एक करके. वेरी गुड. लेकिन आपने कम भी करवानी थी, या कम से कम वाइस वर्सा बोल दो. इसके अंदर हमारे पास आती है क्या चीज? बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, सेम थिंग. कोई मसला नहीं. Central bank can affect money supply through open market operations. If they want to increase money supply,
they redeem or buy back the bonds from general public and commercial banks. This is called quantitative easing. बैंक्स के पास पैसा आ जाता है, वो lend ज़्यादा करते हैं, money supply बढ़ जाती है. On the other hand, if they want to reduce money supply, they sell bonds and securities, and money goes from commercial banks, private sector to government's bank. कमर्शियल बैंक्स के पास बॉन्ड्स होते हैं, वो इलिक्विड होते हैं, उसके बेस पे वो लेंडिंग नहीं करते, मनी सप्लाई कम. एक और कर लेते हैं, या एहतियातन दो कर लेते हैं. एक तरीका है जी, रिलीजिंग द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद सेंट्रल बैंक. This will increase money supply, and if central banks want to reduce money supply, they will freeze those accounts. Thirdly, liquidity ratio. जी, बिल्कुल, बिल्कुल वो भी कर सकते हो. लिक्विडिटी रेशियो मैं आसान वाले करवा रहा हूँ. दे कैन इंक्रीज लिक्विडिटी रेशियो टू रिड्यूस मनी सप्लाई, कि बैंक्स अपने पास लिक्विड कैश ज़्यादा रखें, वो लैंड कम कर सकेंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट कम आएगा मनी सप्लाई पे, एंड वाइस वर्सा. सब बच्चों को मनी सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, या मैं एक बार फिर बता दूं? श्योर मेरा बेटा. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें या गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेचेगी, अगर बेचेगी पैसा हमसे निकल के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, कमर्शियल बैंक्स लेंड नहीं कर सकेंगे, मनी सप्लाई कम. इसका उल्टा, अपने बॉन्ड्स खरीदेगी हमसे, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग. उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक से निकल के हमारे कमर्शियल बैंक्स में आ गया, हमारे अकाउंट्स में, कमर्शियल बैंक्स लेंड करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी. दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो इज कितना कैश डिपॉजिट्स का बैंक अपने पास रखते हैं. अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम करना चाहे तो कहेगी ज़्यादा लिक्विडिटी रखो, अगर बढ़ाना चाहे तो कहेगी कम लिक्विड कैश रखो, बाकी लैंड कर दो. इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. फिर स्पेशल डिपॉजिट्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास. तमाम बैंक्स अपना कुछ पैसा रखवाते हैं, क्योंकि वो काइंड ऑफ कंट्रोलर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम है. जब चाहे मनी सप्लाई बढ़ाना, उन अकाउंट्स को रिलीज कर देते हैं कि आप ये लेके फर्दर लेंडिंग कर लें, और जब उसको रोकना चाहें, उन अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं. समझ आ गया मेरे बच्चों? क्या चीज? मैंने 5 पढ़ाए थे. क्वालिटेटिव मेजर्स, टाइट लेंडिंग पॉलिसी या इजी लेंडिंग पॉलिसी. No, no. Reserves are only used for managing interest rate, exchange rate, fixing balance of payment and paying off debts. इन कामों के लिए रिजर्व यूज नहीं करते, वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट है. प्लीज डोंट यूज रिजर्व्स. There'll be a very stupid decision by any country that does it. ये बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना. मैं तीसरी बार कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं लिखना. जी, सबको समझ आ गए? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड्स बेचे, मनी सप्लाई कम. बॉन्ड्स खरीदे, मनी सप्लाई हमारे पास आई, बैंक्स में उन्होंने लेंड किया, मनी सप्लाई ज्यादा. इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं, जब हम बॉन्ड्स गवर्नमेंट वापस खरीदती है. उसके बाद मेरे बच्चों, लिक्विडिटी रेशियो, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कहता है कम कैश रखो, बाकी लेंड कर दो, मनी सप्लाई बढ़ जाती है. और जब चाहे मनी सप्लाई कम करना, कहेगा ज़्यादा लिक्विड कैश अपने पास रखो, लेंडिंग कम करो. फिर, सॉरी, यस, वेरी वेरी राइट, ठीक है. नहीं, इंटरेस्ट रेट कम होने से मेरा बेटा गड़बड़ हो जाती है, उसको हम बाद में इवैल्यूएशन में ले आएंगे. ज़रा वेट करो थोड़ा, ठीक है. तो आपने ये मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जिस बच्चे को हो कि ये कहाँ पे है नोट्स में, यूनिट 2, मनी एंड बैंकिंग. मैं नोट कर रहा हूँ कि बच्चों को ये इतना अच्छा याद नहीं है, तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट दैट. मैं ज़रा पेपर पेज देख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए. यस, मनी एंड बैंकिंग इज ऑन पेज 174. सिर्फ 12 पेज का है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रह जाएगा.
मनी एंड बैंकिंग 174 ये आ गया जी। इसमें केन्जियन थ्योरी हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन की, और उसके अंदर हमने ये देखा था मनी सप्लाई को कैसे गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ये देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बोल्ड में रेड में क्वांटिटेटिव ईजिंग लिखा हुआ है, डिस्काउंट रेट, लिक्विडिटी रेशियो, स्पेशल डिपॉजिट्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग, कोई तीन आपने इस क्वेश्चन में बता देने हैं। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो भी हम टूल यूज करें, चाहे वो बॉन्ड्स बेच के किया था, या लिक्विडिटी रेशियो कम करके किया था, या अकाउंट्स फ्रीज करके किया था कमर्शियल बैंक्स के स्पेशल डिपॉजिट्स को, उससे मनी सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से लेंडिंग कम होगी, कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट लिंक देखो, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। मनी सप्लाई जब कम होती है, केन्जियन थ्योरी के मुताबिक इंटरेस्ट रेट, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका भी डायग्राम बच्चों को अक्सर नहीं आता, तो मैं एक दफा जल्दी से करवा रहा हूं। जी मेरा बेटा, उससे भी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वाला इफेक्ट आएगा। इधर आता है जी इंटरेस्ट रेट विच इज द प्राइस ऑफ मनी, इधर क्वांटिटी ऑफ मनी। डिमांड कर्व फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, मैं थोड़ा सा इसको सही तरह ड्रॉ कर दूं, मैंने थोड़ा आगे जाके ड्रॉ कर दिया है। डिमांड कर्व फॉर मनी जो तीन मोटिव्स ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन से मिलके बनता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व वो आपने लगाया, मनी सप्लाई कर्व अकॉर्डिंग टू केन्स परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मनी सप्लाई सेट करती है। अब मैंने मनी सप्लाई को कम किया, इंटरेस्ट रेट देखो यहां से बढ़ के यहां पे आ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आया। समझ आ गया मेरे बच्चों? क्या किए बेटे? ये तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि केन्स के मुताबिक गवर्नमेंट फिक्स करती है मनी सप्लाई, इसलिए वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस का उस पर इफेक्ट नहीं आता। जी मेरा बेटा बोले, एनीवन? क्या 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 दोबारा पूछें। ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की और मनी सप्लाई की, यही वाला? जी जी, इसी की बात कर रहा हूं मैं, या कोई और डायग्राम मैंने बनाया? मैंने तो एक ही बनाया। बच्चे यही डायग्राम समझना चाह रहे हो? देखो, रिवाइज करें ना मेरा बेटा, रिवाइज करें ना, मैंने इतनी बार ये पढ़ाया था क्लास में। ये आप कौन है वैसे बेटे आप? हाँ, मदी, मदी बहुत दफा करवाया था। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मींस लोग कितना कैश अपने पास रखना चाहते हैं, फर्म्स, लोग, गवर्नमेंट। इसके तीन मोटिव थे। ट्रांजैक्शन जो परफेक्टली इनइलास्टिक है, लोग केन्स के मुताबिक कैश अपने हाथ में रखते हैं फॉर डेली ग्रोसरीज, फर्म्स रखती हैं फॉर रॉ मटेरियल, तो मनी ट्रांजैक्शन डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है टू इंटरेस्ट रेट, जो कि गलत बात है लेकिन हम मान लेते हैं। और मनी स्पेकुलेशन डिमांड जो हम फ्यूचर इमरजेंसी के लिए अपने पास कैश रखते हैं, वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका तीसरा हिस्सा है मनी प्रिकॉशन डिमांड, और मनी स्पेकुलेशन के लिए जो हम अपने पास रखते हैं, उसका इंटरेस्ट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि जब
वो केन्स कहता था कि लोग बॉन्ड्स में गवर्नमेंट के इन्वेस्ट करते हैं। तो जब बॉन्ड्स महंगे हों, उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, लोग कैश अपने पास रख लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते बॉन्ड्स में, राइट। और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, कम हो, बॉन्ड्स की प्राइस कम, तो वो इन्वेस्ट करेंगे कि कल को बॉन्ड भी महंगा होगा और हमें फ़ायदा है इसको लेने में, ठीक है। तो जब बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, लोग बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे, कैश अपने पास रख रहे हैं। जब बॉन्ड सस्ता हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड्स में, अपने पास कैश कम रखा। समझ आ गई बात? ये है मनी, स्पेकुलेशन, डिमांड। इन तीनों को जब इकट्ठा करते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व या डिमांड फॉर मनी बनता है। इसकी वीडियो भी लगी हुई है मेरे चैनल पे, प्लीज देख लें एक दफा। बेटे आप स्पेक्युलेटर हैं, गवर्नमेंट का बॉन्ड लेना चाहते हैं, कब लेंगे? जब बॉन्ड सस्ता है और उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, या जब बॉन्ड बहुत महंगा है और इंटरेस्ट बहुत कम है? बताइए एज अ स्पेक्युलेटर आप। हाँ, उस बच्चे से मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ बेटे जिन्होंने पूछा था। यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड विच इज वेरी एक्सपेंसिव और इंटरेस्ट कम दे रहे हैं आपको, ज्यादा हो और बॉन्ड सस्ता हो। ठीक है, एक दफा मैं ये करवा देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ कंसेप्चुअल इशू है, ये टॉपिक भी शायद रिवाइज करना पड़े। ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है, 100 पाउंड्स का गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया और कहा इस पे इंटरेस्ट रेट पर ईयर पर एनम आपको 10 पाउंड्स मिलेगा। कितना रेट है? 10/100 इंटू 100, 10%। अब ओपन मार्केट में ये बॉन्ड्स की डिमांड गिरी, वो 50 पाउंड का बिक रहा है, फेस वैल्यू अभी भी 100 है, गवर्नमेंट ने साल बाद 10 पाउंड देने हैं आपको, लेकिन क्योंकि मार्केट में ये 50 का हो गया, अब आपको 50 की इन्वेस्टमेंट पे 10 पाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 20% रिटर्न मिल रहा है। आप अब इस बॉन्ड को खरीदेंगे कि सस्ता भी हो गया, 50 पे आ गया, इंटरेस्ट 20% है, कल को इसको महंगा करके भी बेच सकता हूँ, और जब तक मेरे पास है मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। अलबत्ता बॉन्ड्स की डिमांड कम हो ओपन मार्केट में, फ्यूचर कॉन्फिडेंस कम है, तो ये जो है डिमांड ज़्यादा हो, सॉरी, फ्यूचर कॉन्फिडेंस कम था, लोगों ने ज़्यादा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, अब ये 200 का हो गया, गवर्नमेंट ने 10 ही देना है 200 की इन्वेस्टमेंट पे आपको अब, तो आपको सिर्फ 5% मिल रहा है। नाउ व्हेन विल वी इन्वेस्ट मोर? एक सेकंड वेट कीजिएगा जी, मैं तो मेहमान आया उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दूं। बेटे ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਆਣ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। हाँ, मेरे दसिया मैं क्लास से राइट। अच्छा जी, अब जब बॉन्ड की डिमांड गिरी थी वो 100 से 50 पे आ गया, आपको गवर्नमेंट ने 10 पाउंड ही इंटरेस्ट देना है, तो 10/50 आपको 20% इंटरेस्ट मिल रहा है। सस्ता बॉन्ड, इंटरेस्ट ज्यादा, आप बॉन्ड्स ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। अलबत्ता अगर बॉन्ड महंगा हुआ था, आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है और आपको खतरा है कि इतना महंगा बॉन्ड लूंगा कल को मुझे स्पेक्युलेटिव लॉस होगा, क्योंकि बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट इलास्टिक। जब इन सब मोटिव्स को, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन को जमा कराते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो कि 3 मोटिव्स से मिलके बनता है डिमांड कर्व फॉर मनी, वो भी इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाता है। और जब मनी सप्लाई चेंज हो, इंटरेस्ट रेट पे फर्क आता है। समझ आ गई मेरी बात बच्चों? जी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इसका मतलब है बॉन्ड सस्ते हैं। सॉरी सॉरी, उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम और प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज्यादा, लोग कैश होल्ड करके बैठे। हाँ, वो लिक्विडिटी ट्रैप है, इस थ्योरी की लिमिटेशन है, मैं आपको वो भी बना देता हूँ। ये देखो, अब हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नीचे से बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हो गया। मनी सप्लाई बढ़ाएं या कम करें, नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट। समझ आ गई बात? When bond prices are too high and interest rate is too low, people are holding their cash, they're not investing in bonds,
नीचे से लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, डिमांड कर्व फॉर मनी परफेक्टली इलास्टिक हो गया। क्या होंगी? नहीं, इंटरेस्ट रेट पे कोई असर नहीं आ रहा। लोग बॉन्ड खरीद और बेच रहे ही नहीं ना अब। गॉट इट? जी, एनीवन जी। जैसे ये क्वेश्चन है बेटे जिसको हम कर रहे हैं इस वक्त। लिक्विडिटी ट्रैप आप हर दफा मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस केस में भी क्योंकि मनी सप्लाई का चेंज था, आप यूज करेंगे। ठीक हो गया मेरे बच्चों? सबको समझ आ गया या एक बार फिर करा दूं? एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करके हम दूसरा क्वेश्चन आज नहीं छेड़ते, हम यूनिट 2 को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? ओके। हालांकि वीडियोस मैंने दी हुई हैं, आप लोग लेजी हो रहे हो। जस्ट टेक्स यू 35 मिनट्स टू वॉच ए वीडियो। एनीवेज, हमने बताया जी गवर्नमेंट कैसे मनी सप्लाई कम करेगी, उससे आप एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट शिफ्ट कराएं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब इसकी लिमिटेशंस, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि डिमांड साइड पॉलिसी है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए सप्लाई साइड पॉलिसीज चाहिए। फिर उसके बाद मनी सप्लाई खुद एक बड़ी वॉलेटाइल टर्म है, इसकी कई डेफिनेशंस हैं, तो मनी सप्लाई को एक्यूरेटली मेजर करना भी मुश्किल है। फिर ये कहना कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बिल्कुल मनी सप्लाई को चेंज कर सकती है, समटाइम्स एक्सटर्नल सेंटिमेंट, फ्यूचर कॉन्फिडेंस प्लेज अ पार्ट, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज मनी सप्लाई। ये मनी मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस है। मनी सप्लाई चेंज करने में टाइम लगता है, टाइम लैग्स आते हैं इन्फ्लेशन को कम करने में। डेप्रिसिएशन? मेरे बेटा, ना 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 ना, मनी सप्लाई हैज नथिंग टू। मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट रेट कम होता है, ये मनी सप्लाई विद इन द कंट्री है। आप करेंसी सप्लाई की बात कर रहे हो। यस, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो वर्ल्ड वाइड है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ये तो आपके मुल्क में मनी सप्लाई है। आपका सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में करेंसी की सप्लाई कंट्रोल नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? अपने मुल्क में मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है, राइट? अच्छा जी, यहाँ पे मसले बहुत हैं मेरे ख्याल में। हम चैप्टर रिवाइज करते हैं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ गोइंग अबव मेनी किड्स कॉन्सेप्ट्स। तो एक दफ़ा ज़रा आंसर देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन, थोड़ा सा कॉस्ट पुश डिमांड पुल बता देंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द की कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। This should primarily consist of commercial bank balances held at the central bank plus all bank deposits हमारे आम लोगों के held in commercial banks. Examples of instruments available to use by the central bank to control money supply. Reference to an explanation of open market operations, quantitative easing. Plus, the use of changes in interest rates should be made and explained. The potential link between changes in money supply and or changes in interest rate and inflation एनालिसिस से क्या हम बताएंगे जी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होएगी। सॉरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उल्टा बोल गया हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। समझ आ गया मेरा बेटा? वो कहता है जो स्पेसिफिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, मसलन अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का वापस खरीदना यूज कर रहे हो तो मनी सप्लाई कम करना दिखाओ। जैसे ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिखाया, और फिर उसके बाद ये वाला, मनी सप्लाई कम कराएं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट्स आएंगे। एग्रीगेट डिमांड कम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं थ्योरी की। वो क्या है? मनी सप्लाई खुद जो है डिफिकल्ट टू मेजर है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। लिंक बिटवीन चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल इज नॉट ऑल टुगेदर क्लियर। क्यों? हम मनी सप्लाई कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उससे चलें क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से फायदा होता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है लोग सेविंग ज्यादा करते हैं,
सेविंग ज्यादा करने से बैंक्स के पास पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से उनके पास मनी सप्लाई ज्यादा, वो लैंड ज्यादा करेंगे। समझ रहे हैं? तो काउंटर इफेक्ट आ गया। ये बात समझ आ रही है सबको? या वो तो कंक्लूजन है। सो फिर effectiveness of use of monetary policy to control inflation will also depend on cause of inflation. For example, demand pull inflation might be controlled more effectively by the use of contractionary fiscal policy. Conclusion: central bank cannot always control money supply precisely. It may increase or decrease more than they wanted because of external sentiments, external factors. Hence, they should use, along with demand side policies, supply side policies to control both inflations. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब I think we should quickly go to this chapter. जी जी बोलें। क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल नहीं मैंने बोला, मैंने कहा सप्लाई साइड पॉलिसीज अलॉन्ग विद मॉनेटरी पॉलिसी। आप दो डिमांड साइड यूज करेंगे तो सेम ही इफेक्ट आएगा। या सबसे पहले ये देखो, बिग डेफिनेशन: money supply is total amount of money, cash, coins, balances in bank in circulation. Money supply is commonly defined to be a group of safe assets that households and businesses can use to make payments or to hold as short term investments. आप ये बोल्ड वाली याद कर दो, बस इसमें ऐड कर दो कि कमर्शियल बैंक्स का पैसा जो सेंट्रल बैंक के पास पड़ा है वो भी मनी सप्लाई का हिस्सा है। उसके बाद बहुत इजी था वो फंक्शंस ऑफ मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, वो आप लोगों को आते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ और मैं सीधा जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन पे। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग एक बेस इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कराची इंटर बैंक रेट। हायर लोअर लिमिट गवर्नमेंट सेट कर देती है, जैसे इस एग्जाम्पल में उस वक्त 9% टू 16% था। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो फेस वैल्यू पे है, इसमें से इन्फ्लेशन नहीं निकाली। रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। एक बार बेसिक रिवीजन सारे सिलेबस की चाहिए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जेएम केन्स के मुताबिक इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। वो कहता था मनी भी एक प्रोडक्ट है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इंटरेस्ट रेट सेट होता है। और उसने कहा था कि मनी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट सेट करती है कि इतने बिलियन इतने मिलियन होनी चाहिए। राइट जी? अब मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई: open market operation when government sells buys its bonds to या from general public। जब गवर्नमेंट रिडीम करती है, अपने बॉन्ड्स वापस खरीदती है, पैसा हमारे बैंकों में आ जाता है, वो फर्दर लेंड करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। लेकिन जब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेचती है, कमर्शियल बैंक्स के पास बॉन्ड्स आ जाते हैं जो इलिक्विड है, उसकी बेस पे वो लेंड नहीं कर सकते। लिक्विडिटी रेशियो बहुत सिंपल: इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, बैंक्स को कहेंगे जितने डिपॉजिट्स मिले हैं उसका थोड़ा हिस्सा अपने पास कैश में रखो और बाकी लेंड कर दो, एंड वाइस वर्सा। डिस्काउंट रेट, आखिरी लोन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन सेंट्रल बैंक का है जब कोई बैंक डूब रहा है। अगर इस पे जो डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट रेट है उसको अगर गवर्नमेंट कम कर दे, सेंट्रल बैंक कम कर दे, तो इवन हेल्थी बैंक्स भी लोन लेके ये वाला लेंडिंग करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। स्पेशल डिपॉजिट्स: सेंट्रल बैंक समटाइम्स आपको चाहता है कि भाई इतना पैसा आप मेरे पास रखें एज अ सिक्योरिटी, ऑल द बैंक्स। जब मनी सप्लाई कम करना हो, इनको रिड्यूस फ्रीज कर देंगे कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते अपने पैसे को, जब बढ़ाना चाहें रिलीज कर देंगे। समझ आई मेरी बात बच्चों? ये मैं सारा समझा रहा था। उसके बाद जहां पे आपको प्रॉब्लम आई, डिमांड फॉर मनी, मैंने लिखा भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। According to liquidity preference theory by Keynes, people demand money, cash, liquid assets for three reasons: transaction motive, precaution motive, speculation motive। ट्रांजैक्शन क्या है? हम डेली बेस पे जो खर्चा करना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, पेट्रोल डलवाना है, बिल्स देने हैं, फर्म्स ने भी अपने रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, वेजेस देनी है, गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस को रन करना है। तो इसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है अकॉर्डिंग टू केन, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह के ज़माने से पहले पैदा हुआ था। अब ये इंटरेस्ट इलास्टिक हो चुका है और केन्जियन भी मानते हैं।
ये शिफ्ट क्यों होगा? इनकम्स चेंज हो, इन्फ्लेशन लेवल चेंज हो, इंटरवल ऑफ पेमेंट। इनकम बढ़े, राइट पे शिफ्ट, लोग ज्यादा कैश अपने पास रखेंगे फॉर डेली स्पेंडिंग। इन्फ्लेशन बढ़े, जैसे पाकिस्तान में हमें ज्यादा कैश चाहिए फॉर डेली ट्रांजैक्शंस। इंटरवल ऑफ पेमेंट, मेरे जैसे बंदे जिसको महीने बाद तनख्वाह मिलती है, लॉन्ग इंटरवल ऑफ पेमेंट है, मुझे ज्यादा कैश रखना पड़ता है महीना गुजारने के लिए। जिनको डेली मिल रहा है अपनी वेजेस, उन्हें थोड़ा कैश रखना पड़ता है, उनका डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। क्लियर ऑन दैट? इंटरेस्ट रेट चेंजेस पे कोई असर नहीं आ रहा, ऑन द कर्व मूवमेंट भी नहीं आ रही, बिकॉज इट्स परफेक्टली इनइलास्टिक। इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरवल ऑफ पेमेंट चेंज से शिफ्ट हो रहा है। सबको समझ आ रहा है बेटे? प्लीज नाउ स्टॉप मी इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। बेटे वो प्रिकॉशनरी मोटिव है ना, अभी हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन डेली परचेजेस है, डे टू डे परचेजेस, गाड़ी आप डेली नहीं खरीदते। या प्रिकॉशनरी मोटिव, it is the demand for cash, liquid assets for unforeseen emergencies, surgeries, accidents. इसमें भी फर्म्स भी, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, गवर्नमेंट को जल्जला ना आ जाए, या गाड़ी लेनी है आपने, जो भी ऐसा है, इसका भी इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं। केन्स के मुताबिक परफेक्टली इनइलास्टिक है। अलबत्ता प्राइस लेवल, यानी महंगाई बढ़े तो हमें फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, राइट पे शिफ्ट। इनकम्स बढ़े, राइट पे शिफ्ट। अमीर आदमी ज़्यादा सेव करता है फ्यूचर के लिए कंपेयर टू पुअर आदमी। समझ आ गया मेरे बेटा? जहां बच्चे फंसते हैं वो है स्पेकुलेशन मोड। दिस इज व्हेन पीपल इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। स्पेकुलेशन क्या है? एक एसेट खरीदा आपने, शॉर्ट टर्म के लिए सस्ता और महंगा करके बेच दिया। दे ट्राई टू गेन फ्रॉम डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। हम दुनिया की हर चीज में स्पेकुलेट करते हैं, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, गोल्ड में, करेंसीज में। तो केन्स एक लिमिटेड व्यू ले रहा है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लोग स्पेकुलेट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कम अज कम साल का इनका पीरियड होता है, 25-25 साल के भी होते हैं। इन पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 पाउंड, यूके की गवर्नमेंट ने इशू किया और कहा मैं हर साल आपको 10 पाउंड इंटरेस्ट दूंगा। अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड गिरती है ओपन मार्केट में, वो 50 का हो जाता है, आपको जब हर साल 10 पाउंड मिलेगा तो आपको 10/50 × 100, आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50 है ना, 20% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यही बॉन्ड 200 का हुआ, 10/200 × 100 आपको सिर्फ 5%। सो rational people do not invest in bonds when their price is high and interest rate is low. They keep holding cash and demand for money rises, speculative motive के लिए। इसलिए क्योंकि इसका ताल्लुक इंटरेस्ट के साथ है। जब बाकी ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन को साथ मिलाते हैं, ये भी इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाता है। अब इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है? डिमांड एंड सप्लाई जहां इक्विलिब्रियम बनाते हैं, शिफ्ट हो कोई लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, यानी डिमांड ज़्यादा हो पैसे की, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, कम हो तो नीचे। मनी सप्लाई ज़्यादा हो तो नीचे इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई कम हो तो लेफ्ट पे। लिमिटेशंस, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन मोटिव, इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, ये सही बात नहीं है। ये भी वक्त सिर्फ शॉर्ट टर्म में ऐसे होता है। हम लोग आजकल क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट कम हो, हम 60 की जगह 80 इंच का टीवी ले लेते हैं, 1200 की जगह 1500 सीसी गाड़ी ले लेते हैं। The notion that people only invest in bonds for speculation is incorrect, as people invest in stocks, property, many things, currencies even. Money supply perfectly inelastic होती है, लेकिन short run में to interest rate changes, not in long run. केन्स ने एक अपनी थ्योरी की खुद वीकनेस निकाली थी, लिक्विडिटी ट्रैप। उसने कहा दिस इज अ सिचुएशन व्हेन प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इज टू हाई एंड इंटरेस्ट रेट इज टू लो, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नीचे से परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। अब आप मनी सप्लाई बढ़ाएं या कम करें, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन जो इसमें है, मेरे डॉक्यूमेंट जो आपको भेजा हुआ उसमें सॉल्व है। ठीक हो गया मेरे बेटे? लोनेबल फंड्स को भी एक बार देख लीजिएगा। एनी कंफ्यूजन? बेटे आजकल के दौर में क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भी कम हो, हम ज़्यादा लोन लेंगे। तो ट्रांजैक्शन डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट कम हो, हम चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। समझ आ गई?
वो 1% इंटरेस्ट रेट कम हो, शॉपिंग पे बहुत फर्क पड़ जाता है, मंथली पेमेंट बहुत कम हो जाती है। हम्म। यस, एब्सोल्युटली। जी बच्चों, सबको समझ आ गया या मजीद? ओके, दिस इज डन। अब मेरा बेटा, ये हमारा चैप्टर सिर्फ लोनेबल फंड्स एक दफा पढ़ लेना। इतनी आसान थ्योरी है, ये सिर्फ कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स डिटरमिन करते हैं इंटरेस्ट रेट, नॉट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। सो इट्स अ बिगर, बेटर थ्योरी, मोर वाइडर थ्योरी। सिंपल, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, डिमांड फॉर लोनेबल फंड से इंटरेस्ट रेट सेट हुआ। अगर सप्लाई कम होती है, बढ़ती है, तो इंटरेस्ट रेट नीचे, कम होती है तो ऊपर। जैसे डिमांड सप्लाई से प्राइसेस पे चेंज होता है, लेकिन लोनेबल फंड्स की। अब लोनेबल फंड्स क्या हैं? कौन कौन डिमांड करता है? लोनेबल फंड्स आर, ऑल द मनी अवेलेबल विद बैंक्स टू लेंड लोनेबल फंड्स। हाउस होल्ड क्यों बोरो करते हैं? घर गाड़ियां खरीदने के लिए, फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट अगर उसका बजट डेफिसिट है तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, लोग भी, फर्म्स भी, गवर्नमेंट भी लोन्स कम डिमांड करते हैं, इसलिए इसका डिमांड का ऊपर से नीचे स्लोप होता है। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स लोगों की सेविंग और बैंक क्रेडिट के थ्रू बनती है। इसका इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितना इंटरेस्ट बढ़ता है, लोग सेव ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स होती है, और फिर इसकी शिफ्ट्स की वजह से रेट बनता है। मैंने इवन ये भी कर दिया कि कौन सी थ्योरी बेहतर है, ऑल्दो ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। देख लेना एक बार, ताकि जस्ट इन केस। जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चंस? अब मैं वो क्वेश्चन करवाऊं, इफ यू फीलिंग अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट, बताएं मुझे। अब देखो, सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल मनी सप्लाई। आपको मनी सप्लाई भी पता लग गई कि इट्स नोट्स, कैश एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड विद सेंट्रल बैंक। ठीक है। मनी सप्लाई को कैसे गवर्नमेंट चेंज करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स। कम करना है तो अपने बॉन्ड्स हमें बेच देंगे, हमारे से पैसा निकल के गवर्नमेंट के पास। ठीक है। या लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक्स लैंड कम कर सकेंगे, ज्यादा कैश अपने पास रखना पड़ेगा, मल्टीप्लायर कम होगा लैंडिंग का। दो तीन बता के फिर जी मनी सप्लाई गवर्नमेंट कम करेगी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। वैसे भी मनी सप्लाई कम करने से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। ये डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद मेरे बेटे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एग्रीगेट डिमांड को कम करती है, लेफ्ट पे शिफ्ट करती है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट वगैरह कम होने से, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो अप्रिशिएट होता है, हॉट मनी के आने से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होते हैं, उससे कुछ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाती है, एक्सपोर्ट्स महंगी होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाती है। लेकिन थ्योरी की क्या वीकनेसेस हैं? मनी सप्लाई टोटली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उनका एम कुछ होता है, उससे ज़्यादा या कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस का भी मनी सप्लाई पे इफेक्ट आता है। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, लोगों ने सेविंग की बैंक्स में, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई बैंक के पास लैंड करने के लिए, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। फिर टाइम लगता है, फॉरन इफेक्ट नहीं आता, फ्यूचर कॉन्फिडेंस मैटर करता है। जी मेरा बेटा। जी जी, बिल्कुल आपको यहाँ बताया था, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन ओनली, इट कैन नॉट कंट्रोल सप्लाई साइड वाले चाहिए हमें फॉर कॉस्ट पुश। समझ आ गया मेरा बेटा? दिस इज ऑल एडिंग टू योर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज, दैट्स व्हाई पास्ट पेपर्स आर सो इंपॉर्टेंट। आखिरी क्वेश्चन करवा दूं ताकि कल हम डायग्राम्स पे चले जाएं। Relatively simple question है, some high income countries have introduced a policy of high tariffs on some imports due to reduce the negative effects of globalization on their economies। नॉलेज के मार्क्स, हाई इनकम कंट्रीज क्या होते हैं, कई बार आप लोगों से पूछ चुका हूं। हाँ, हाई लेवल ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, कुछ बातें मैक्रो लेवल की कर देना, एच डी आई अच्छा होता है, सारा कुछ। अब मेरे बेटे, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस ड्यू टू वन सिंगल मार्केट, दुनिया बन जाती है। हम्म।
हाँ, परफेक्ट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम फोर थिंग्स। मोर फ्री ट्रेड, बिल्कुल फ्री नहीं लेकिन मोर फ्रीयर ट्रेड। उसके बाद इसी के अंदर वो ट्रेड ब्लॉक्स बन जाते हैं जो बिल्कुल फ्री ट्रेड करते हैं। इजी मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बिटवीन कंट्रीज, माइग्रेशन, इमिग्रेशन वगैरह। और easy movement of multinationals between countries, easy movement of technology and ideas, ये ग्लोबलाइजेशन। एफडीआईज तो मल्टीनेशनल्स ही है ना, बोल दिया। अब मेरा बेटा, अम, हम टैरिफ लगा रहे हैं। दे आर नॉट एफडीआईज, दे आर हॉट मनी। एफडीआईज आर, या वो आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट करें शेयर्स के लिए, या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए रख लें, वो फिर स्पेकुलेटिव वाला पैसा नहीं आएगा। उसमें फिर काफी सारी बारीकियां आ जाती हैं। आप मल्टीनेशनल्स तक रखो, सिंपल रहेगा आपके लिए। जी। अब tariffs on import. Tariff is an indirect tax on imported goods and services. It makes imports expensive. Their price rises. People shift towards domestic goods. Their demand starts to rise. So जो हाई इनकम इकोनॉमीज जो कि सफ़र कर रही हैं, चाइना, जापान और दूसरे कंट्रीज से, लो कॉस्ट प्रोडक्शन उनके मुल्क में आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उनके डोमेस्टिक बिजनेस बंद हो रहे हैं, उनकी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, उससे बच जाएंगे। लेकिन इसके नुकसान बहुत हैं। अब जरा हम वो वाला डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं जो हमने कुछ दिन पहले ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन में किया था। इसमें अलबत्ता हमने, हाँ हाँ, हमने टैरिफ को लगाना है, हटाना नहीं है। तो ये देखो, ये एक्सटेंडेड डायग्राम ऑफ टैरिफ हम बनाएंगे। प्राइस क्वांटिटी। अब मेरा बेटा, ये है डिमांड डोमेस्टिक, ये है सप्लाई डोमेस्टिक। यहां लिख दें इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। प्राइस एंड क्वांटिटी डोमेस्टिक नहीं बनानी। एक वर्ल्ड प्राइस विदाउट टैरिफ आप नीचे लगाओ। वर्ल्ड सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है क्योंकि दुनिया में हर चीज की इतनी सप्लाई है कि वो एक कंट्री की डिमांड पूरी कर सकते हैं। अब इस वर्ल्ड प्राइस पे जब हम लोकल सप्लाई कर्व तक गए, हमारी फर्म सिर्फ Q1 सप्लाई कर पा रही थी, और जब हम डिमांड कर्व तक गए, लोग Q4 डिमांड कर रहे थे, हमारी इंपोर्ट्स वर Q1 टू Q4। जब हमने टैरिफ हटाया, सॉरी, वर्ल्ड प्राइस विद टैरिफ मैंने लिखना था यहाँ पे। अच्छा, विदाउट टैरिफ, ठीक है ठीक है। वर्ल्ड प्राइस विद टैरिफ सही लिखा हुआ था मैंने, विदाउट था पहले। विद टैरिफ, हमने टैरिफ लगाया, वर्ल्ड सप्लाई कर्व विद टैरिफ ऊपर शिफ्ट हुआ। इसकी शेप परफेक्टली इलास्टिक ही रहेगी। अब देखो, लोकल फर्म्स कैन सेल Q1 से Q2, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हमने बचा दी। लेकिन लोकल कंज्यूमर्स की चॉइस Q4 से Q3 कम हो गई। इंपोर्ट्स अब सिर्फ Q2 से Q3 रही, जिससे लोकल फर्म ज़्यादा बेच सकेंगी। गवर्नमेंट को, अब मैं सारे वो लेबल कर देता हूँ जी, ए, बी, सी, हाँ, और इधर जी लिख दिया। कंज्यूमर सरप्लस इनिशियली वाज ए बी सी डी ई एफ, अब रह गया सिर्फ ए ई। तो हमारा बी सी डी एफ कंज्यूमर सरप्लस ज़ाया हुआ। कंज्यूमर की चॉइस, वेलफेयर में कमी। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले जी था, अब बी भी ऐड हुआ, तो प्रोड्यूसर्स की वेलफेयर बढ़ी। ठीक है। गवर्नमेंट को डी टैरिफ आया, तो अगर बी एंड डी आर ग्रेटर देन सी एंड एफ, तो इकोनॉमी को बेहतर है, गवर्नमेंट उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। लेकिन टैरिफ्स विल रिजल्ट इन, उसके जो मसले हैं, रिटेलिएशन। अगर पीडी इनइलास्टिक है, लो है, इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स खराब होंगे। इसके अलावा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाएंगे, उससे हमारी डोमेस्टिक फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी। कंज्यूमर्स को डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड चीज़ें, प्राइस महंगी बनेगी, चॉइस कम होगी, वेलफेयर कम होगी। सो टैरिफ हटाने से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आप रिमूव कर देते हो। आप ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा रहे। समझ आ गई मेरे बेटे?
सॉरी, इसमें नहीं करना आपने वो। मेरे बेटे, हमेशा आपने देखना है कितनी क्वांटिटी कम हुई है। Q4 से Q3 कम हुई, ये कंज्यूमर सरप्लस में वेलफेयर लॉस हुआ। हमने प्रोड्यूसर का तो वेलफेयर लॉस बढ़ाया है ना, कंज्यूमर सरप्लस यहां दो जगह पे कम हुआ है, C&F। गौरव जी, everyone understands this diagram? We have a few minutes to redraw it if you want. सॉरी, प्रोड्यूसर वेलफेयर नहीं, कंज्यूमर वेलफेयर में। वो पहले Q1 से Q4 इंपोर्ट कर रहे थे, डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर, ये वाला एरिया लॉस हुआ। फिर ये देखो, अब उनको ज्यादा प्राइस देनी पड़ रही है, प्राइस विद टैरिफ, ठीक है। तो डोमेस्टिक डिमांड कर्व से अगर आप देखो, ये हिस्सा भी निकल गया उनके वेलफेयर वाला। डी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना, टैरिफ रेवेन्यू है, वो तो कॉम्पनसेट हो गया। नहीं, कॉम्पनसेट हो गया ना, कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ BCDEF, लेकिन डी वापस आ गया, बी प्रोड्यूसर सरप्लस में वापस आ गया। एनीवन जी, शैल आई ड्रॉ इट अगेन? Okay, I think you guys seem confident. Let us go back to our meeting और इसको